हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखते ही देखते 25 जुलाई 2022 भी आज बीत गया। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 महीने ही अब बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज़ किया, तो मेरे इंस्टा आई डी @RN14510 पर जरूर टाइप करें। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है पीएम नई रोशनी योजना। सेकेंड टॉपिक पीएम कुसुम योजना। थर्ड टॉपिक है दोस्तों इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। फोर्थ टॉपिक दोस्तों EFIR गुजरात में दोस्तों। और फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक दोस्तों, सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों फर्स्ट इंडियन फेंसिंग वुमेंस लीग। ये 6 टॉपिक आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम पहले टॉपिक की ओर अपने। तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा पीएम नई रोशनी योजना। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत दोस्तों महिलाओं को क्या किया जाएगा, एम्पावरमेंट किया जाएगा, यानी सशक्त किया जाएगा, सशक्तिकरण की जाएगी महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से महिलाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों, और उन्हें सेल्फ डिफेंस यानी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक, इस योजना के तहत दोस्तों अल्पसंख्यक महिलाओं एवं 25% गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा दोस्तों। इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त, घर की पाबंदियों से बाहर निकालने, नेतृत्व की भूमिका निभाने और सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सेवाओं, सुविधाओं, कौशल और अवसरों तक पहुंचने के लिए मदद करना है। ये सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के बीच साथ में बातचीत के लिए ज्ञान और उपकरण एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी स्तर पर यह योजना लाई गई है दोस्तों। ठीक है, इस योजना के तहत दोस्तों जुड़ने वाली सभी संस्थानों को जो भी संस्थानें मतलब इस योजना से जुड़ेंगी दोस्तों, उन सभी संस्थानों को महिलाओं के लिए क्या कराया जाएगा दोस्तों, महिलाओं के लिए प्रॉपर तरीके से सुविधा कैंप लगाए जाएंगे दोस्तों। और जो महिलाओं को सुविधाजनक चीज़ें होंगी वो सब उस कैंप में रहना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत जो संस्थानें होंगी वो 25-25 जोड़े में यानी 25-25 महिलाओं के ग्रुप में उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो संस्थानें हैं वो महिलाओं को 25-25 का ग्रुप बना करके उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। ठीक, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को लीडरशिप स्किल्स दोस्तों, एजुकेशन एम्पावरमेंट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय प्रणाली, जीवन कौशल, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष समर्थन आदि विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस योजना में ये सभी विषय थे जो दोस्तों जो जितने मैंने नाम लिए। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, इस योजना के तहत लक्षित समूह में सभी अल्पसंख्यक महिलाएं ही शामिल हैं। उसके अलावा 25% गैर अल्पसंख्यक महिलाएं भी हैं। ठीक है दोस्तों, 25% जो गैर महिलाएं भी हैं। ठीक, इस 25% जो गैर अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उसमें दोस्तों विकलांग महिलाएं भी आएंगी, और जो गैर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं वो भी आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये योजना मेनली रूप से दोस्तों अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है। ठीक, जिसमें अल्पसंख्यक समूह में जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म की महिलाएं होंगी। और इस योजना में जो गैर अल्पसंख्यक समुदाय है दोस्तों, महिलाएं हैं, वो विकलांग महिलाएं जो है उनके साथ उनको 25% इसमें दोस्तों जगह दी गई है। ठीक है, ठीक दोस्तों, इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं के तहत निर्वाचन महिला प्रतिनिधि EWR की किसी भी समुदाय प्रशिक्षु रूप में शामिल करने के लिए मनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी ये जो मतलब कि योजना है दोस्तों, इससे महिलाओं को जोड़ने के लिए एक जो पंचायती राज संस्थाएं होंगी उस लेवल पे महिलाओं को मतलब कि ग्रुपिंग बनानी होगी दोस्तों। महिलाओं को वहाँ से मतलब एक छोटे लेवल से मतलब दोस्तों महिलाओं को ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, इस योजना में पंचायती राज संस्थानों के तहत निर्वाचित महिलाओं को प्रतिनिधि दिया जाएगा दोस्तों। ये तो आपकी टॉपिक हो गई। अब इस योजना में जैसे पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट जो है दोस्तों http नई रोशनी momo.government.in/ पर जाएं। इस अगर वेबसाइट पर आपको आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। अपना न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि अपना जैसे कि आप रजिस्टर करते हैं वैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों। ठीक है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको OTP फाइंड होगा। OTP जब फाइंड होगा तो उस कोड को आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट योजना हम चलते हैं दोस्तों। सेकंड टॉपिक है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना, इस योजना के तहत जो किसान है दोस्तों उनको सोलर पंप लगाने के लिए 90% का सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, जो किसान है उनको सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक का सब्सिडी दिया जाएगा दोस्तों इस योजना के तहत। ठीक, किसानों की सहायता की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना लाई है दोस्तों। इसकी शुरुआत PM कुसुम योजना की शुरुआत ये केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना है दोस्तों। ठीक है, इसमें किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी, 90% की सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों। ठीक,
इस योजना में जो किसानों मतलब जो किसान है, किसान को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक, इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने में जो भी लागत आएगा, यानी कोई भी अगर किसान है, फार्मर है, वो अगर सोलर पंप लगाता है तो उसको 90% की सब्सिडी दी जाएगी। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक के द्वारा वो दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो बैंक है, उस तीनों मिलकर 90% की सब्सिडी देंगे उस प्रॉपर जो मतलब कि किसान जो है सोलर पंप लगाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, 10% जो होगा वो 10% वो फार्मर को स्वयं भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, यानी जो किसान होगा उसको स्वयं को भुगतान करना पड़ेगा। अतिरिक्त बिजली विद्युत वितरण कंपनी जो डिस्कॉम है मतलब कि ये उसे बेच सकेगा मतलब दोस्तों। ठीक है, ये जो 10 सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उसको भी उपयोग में ला सकेगा फार्मर सिंचाई के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो बिजली मतलब सोलर पैनल जो प्रोवाइड कराएगा वो डिस्कॉम कंपनी है, जो बिजली की विद्युत वितरण कंपनी जो है डिस्कॉम कंपनी, वो इसे प्रोवाइड कराएगी किसानों तक। ठीक, सोलर पैनल में 25 वर्षों तक चलेगा। ये जो सोलर पैनल है दोस्तों, ये 25 वर्षों तक चलेगा। इसका रख रखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत ईजिली से आप केयर कर सकते हैं इसको दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं जो दोस्तों 90% जो ये सब्सिडी मिल रहा है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 30% सब्सिडी देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 30% सब्सिडी देगी, और 30% जो है दोस्तों वो बैंक देगी ना दोस्तों। तो ये 90% का जो सब्सिडी फाइंड होगा फार्मर को, उसमें 30% बैंक देगा सब्सिडी दोस्तों, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल मिला करके जो फार्मर को सब्सिडी मिलेगा वो 90% सब्सिडी मिलेगा, और 10% ही केवल फार्मर को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा इस योजना में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक होगा उसका स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर उस जगह पर, जिस जगह पर वो पंप सेट लगाएगा उस जगह का वो स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यानी जो भी आवेदक होगा, यानी जो भी फार्मर इसके लिए मतलब आवेदक होगा दोस्तों, वो 0.5 से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए मतलब दोस्तों ये फॉर्म भर सकता है, केवल 0.5 से 2 मेगावाट तक क्षमता के लिए। ठीक है दोस्तों, आवेदक द्वारा अपनी भूमि का अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता या दोनों में से जो भी कम हो के लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों। प्रति मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर भूमि, यानी अगर 1 मेगावाट है तो उसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि वो कवर करेगा दोस्तों, यानी प्रति मेगावाट यानी 1 मेगावाट 2 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा। इस योजना के अंतर्गत स्वयं निवेश से प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी भी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होना अनिवार्य है। तो जो भी विकासकर्ता होगा उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होनी चाहिए। ठीक, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों, देख लीजिए इसमें, आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसको अगर आवेदन करते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो उसके लिए आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। तो पहला है आधार कार्ड आपका, फिर पहचान पत्र है, राशन कार्ड है दोस्तों, पंजीकरण की कॉपी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए दोस्तों। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट होगा, यानी विकासकर्ता जो होगा उसका माध्यम से जो प्रोजेक्ट वो विकसित करेगा वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए करने की स्थिति में। फिर बैंक खाता पासबुक होना चाहिए दोस्तों, भूमि के दस्तावेज होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों क्या क्या जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजीकरण कॉपी और ऑथराइजेशन लेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्क सर्टिफिकेट, बैंक खाता पासबुक, भूमि दस्तावेज दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि, इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको प्रधानमंत्री कुसुम योजना को आवेदन करने के लिए। ठीक दोस्तों, इसकी वेबसाइट है दोस्तों http:/mnre.government.in पर आप जाकर के इस पर्टिकुलर योजना को दोस्तों फिलअप कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिए गए हैं, आप इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, सफल पंजीकरण आपका हो जाता है। अगर पंजीकरण आप सफलतापूर्वक आवेदन कर लेते हैं तो दोस्तों तो उसी टाइम आपको 10% लागत विभाग द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को जमा करना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको निर्देशित किया जाएगा कि आप 10% जो भी आपका 10% लग रहा है, मान लीजिए एक पंपू सेट लगवाने में मान लीजिए 100 रुपये, छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 100 रुपये लग रहा है तो 10 रुपये आपको पहले ही जमा कर देना पड़ेगा। ठीक है, और 90 रुपये जो होगा वो सरकार द्वारा, वो तब खुद ही मतलब सरकार जो इस योजना के तहत आपको वहाँ पर पंपू सेट लग जाएगा वो उसमें इंक्लूड होगा। 10 रुपये तो आपको जमा ही करने पड़ेंगे पहले। तो ये एक छोटा सा डाटा लेकर मैंने बताया, जितना भी आपका मतलब पंपू सेट चाहे 45,000 या 100, 45,000, 60,000 जितने भी लगेंगे, 20,000, 25,000 जितने भी पंपू सेट लगवाने में लगेंगे, 10% रुपये आपको आवेदन के टाइम ही अनुमोदित करना होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपूर्ति करता है उन्हीं को जमा करना होगा। ठीक, फिर आपको इस योजना से अगर जो और भी जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो नोडल जो ऑफिसर होते हैं उनसे आपको संपर्क करना होगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड टॉपिक है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इस विधेयक का उद्देश्य दोस्तों भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर आश्रित एवं संबंध पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। ठीक है दोस्तों,
इस विधेयक में अंटार्कटिक के वातावरण के संरक्षण और इस क्षेत्र में गतिविधियों का नियमन किया जाएगा। ठीक है, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 दोस्तों, ये बिल पास हुआ है दोस्तों लोकसभा में दोस्तों। ठीक है, तो इस बिल में इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, भारत द्वारा जो अंटार्कटिक पर्यावरण एवं इस पर आश्रित संबंध पारिस्थितिक तंत्र है उसकी रक्षा के लिए ये राष्ट्रीय उपाय करना, ये इस मतलब विधेयक का उद्देश्य है दोस्तों। हम बात करते हैं आगे दोस्तों। तो इस विधेयक का उद्देश्य को और अगर विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं तो भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण इस पर आश्रित व संबंध पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना, और इस विधेयक में अंटार्कटिका के वातावरण एवं संरक्षण इस क्षेत्र में गतिविधियों का नियमन किया जाएगा। दरअसल भारत ने अंटार्कटिका में 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किया, यानी अंटार्कटिका पर जो भारत के कितने रिसर्च सेंटर है दोस्तों? 3। कितने? 3। ये आपको पता होने चाहिए दोस्तों। मैत्री कर एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों। तो अंटार्कटिका पर भारत के कितने रिसर्च सेंटर है दोस्तों? 3 रिसर्च सेंटर हैं दोस्तों, जिनमें से 2 अभी काम कर रहे हैं। कितने? 3 रिसर्च सेंटर में से कितने रिसर्च सेंटर अभी काम कर रहे हैं? तो 2। ठीक है दोस्तों, एक नहीं काम कर रहा है। तो इस जो मतलब कि ये भी न्यूज में जो था बिल जो था उसकी हाईलाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इस बिल के जरिए भारत सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति बनाएगी इस पर दोस्तों, यानी अंटार्कटिका शासन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समिति बनाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार। बिल में परमिट जारी करने और कई काम को पर रोक लगाने का प्रावधान है, यानी इस बिल में जो बहुत सारे काम हैं उस पर रोक लगाने के भी प्रावधान होंगे दोस्तों। अंटार्कटिका में खुदाई, ड्रेजिंग या खनिज संसाधनों संग्रह पर पूरी तरह से रोक होगी। तो ये जो रोक होगी दोस्तों, ये यही है, खनिज संसाधन के संग्रह पर पूरी तरीके से, और खुदाई, ड्रेजिंग, इन सब पर क्या होगा दोस्तों? रोक लगाई जाएगी इस बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका में भारतीय मिशन पर गए लोगों के अनियमितता और अपराध जैसे मामलों पर भारत की अदालतों में फैसला करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। दरअसल अभी तक अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता था, यानी मतलब कि अभी तक जो भी अंटार्कटिका में भारतीय अभियान होते थे उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, यानी जैसे यूएन कोई भी कानून बनाता था अंटार्कटिका पर, तो यूएन ही इस पर फैसला करता था, भारतीय अगर कोई भी केसेस होते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या होगा, इस बिल के आने से दोस्तों कोई भी अभियान अगर भारत अंटार्कटिका पर चलाएगा दोस्तों, तो भारत ही उसे अपने सॉल्व करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैटर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब भारत में ही इसको सुलझाया जाएगा। ठीक, कोई और बड़ा वैसा मुद्दा होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएगा, लेकिन छोटे मोटे मुद्दे जो हो जाते थे वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे दोस्तों। तो उसके लिए अब भारत खुद ही उसे सॉल्व करेगा, अपने जो अभियान होंगे या फिर जो भी केसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके प्रावधान क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इस बिल के जो प्रावधान है उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करते हैं। यह बिल अंटार्कटिका संधि एवं अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यह बिल वातावरण संरक्षण और इस इलाके में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। यह विधेयक उन लोगों पर लागू होगा जो बिल के तहत परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी लोग इस बिल के तहत परमिट होंगे या फिर इस विधेयक पर लागू हो जाने पर जो इस बिल के तहत जारी परमिट होंगे वही इस भारतीय अभियान का हिस्सा होंगे। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका के लिए इस भारतीय अभियान का हिस्सा होंगे। ठीक, इस बिल के माध्यम से भारत सरकार एवं अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, यानी जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके जो सचिव वो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे दोस्तों। ठीक, बिल अंटार्कटिका के अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन से संबंधित दिशा निर्देश है। इस विधेयक में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, जो भी परमाणु कचरे होते हैं जैसे एटम बम लोग प्रशिक्षण करते हैं ना दोस्तों, तो एटम बम का प्रशिक्षण करते हैं, तो दोस्तों उस टाइम जो कचरे होते हैं तो उस पर भी कानून बनाएगा भारत, मतलब उस पर भी केसेस कर सकता है, उस पर भी मतलब बात उठा सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस बिल के तहत अंटार्कटिका में खुदाई, ड्रेजिंग या खनिज संसाधन संग्रह पर पूरी तरीके से रोक होगी दोस्तों। ये सभी कार्य केवल वैज्ञानिक शोध के लिए किए जा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी एक रॉ मटेरियल है, ट्रेस है, उन सब पर रोक होगी दोस्तों। खुदाई भी जो होती है अंटार्कटिका पर, कोई खुदाई करता है, ड्रेजिंग करता है दोस्तों, या फिर ट्रेस मटेरियल को ऐसे कचरे के रूप में फेंकता है, तो उस सब पर भी रोक होगी इस बिल के तहत दोस्तों। और इसके लिए केवल वैज्ञानिक शोध ही किए जा सकते हैं, यानी अंटार्कटिका पर जो सेंटर बने गए हैं उस पर केवल क्या किए जा सकते हैं दोस्तों? रिसर्च ही किए जा सकते हैं केवल वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बता दें कि जो अंटार्कटिक है दोस्तों वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यानी अर्थ के जो साउथ पोल है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव है, यहीं पर अंटार्कटिक स्थित है दोस्तों। ठीक है, यह महाद्वीप स्थित है। यह बर्फ से ढका एक निर्जन क्षेत्र है, यानी यह जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ एक बहुत ही पूरा, मतलब आप जानते हैं दोस्तों जो पोल्स होते हैं अर्थ का, जो दोनों पोल है, चाहे साउथ पोल चाहे नॉर्थ पोल, उस पर बर्फ बहुत ज़्यादा, मतलब वो दोनों पोल बर्फ से बहुत ढके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्फ से ढका हुआ निर्जन क्षेत्र है दोस्तों। यह साफ पानी का दुनिया का सबसे बड़ा साधन है, यानी ये जो क्षेत्र है
यहाँ पर क्लीन वाटर बहुत ज़्यादा, यानी कि दुनिया का एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्लीन वाटर, प्योर वाटर मिलता है दोस्तों। और यहाँ कई दुर्लभ जीव भी रहते हैं दोस्त, जंतु भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं दोस्तों। इस इलाके में इंसान नहीं रहते, यानी इस इलाके में दोस्तों इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं या पर्यावरणविद हैं इस पर रिसर्च करने के लिए पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दुनिया भर के पर्यावरणविद और वैज्ञानिक है दोस्तों, यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ 7 महाद्वीपों के बारे में हम नाम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है दोस्तों ये ग्रीन, फिर एशिया दोस्तों, फिर अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हमारे पूरे अर्थ पर हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाएगी दोस्तों तो एशिया महाद्वीप, सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाएगी तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये येलो कलर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा रीजन है एरिया के अकॉर्डिंग, और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। गुजरात में जो EFIR, मतलब दोस्तों गुजरात की नई स्कीम आई है दोस्तों EFIR। मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर गुजरात में चोरी हो जाती है तो आप डिजिटली, मतलब कि डिजिटली मोबाइल अपने ऐप से ही FIR दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए गुजरात सरकार ने EFIR स्कीम लाई है दोस्तों, मोबाइल ऐप लाया है। तो इसको लॉन्च करेंगे, कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। तो गुजरात सरकार ने सूचना विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लोग अब मोबाइल फ़ोन या वाहन चोरी के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए गृह विभाग के नागरिक पोर्टल नागरिक फर्स्ट इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी वाहन चोरी हो जाता है तो दोस्तों इस EFIR के तहत दोस्तों कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, इसके अंतर्गत वो FIR दर्ज करा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो FIR का है दोस्तों फुल फॉर्म बता दीजिएगा टाइप कर। ठीक है दोस्तों, जिसको पता हो। ठीक, गुजरात सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि प्रदेश में मोबाइल फ़ोन या वाहन चोरी मामले में नागरिकों को पुलिस थानों में आए बिना ऑनलाइन EFIR दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इन अपराधों की प्राथमिकी दर्ज कराने की कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात सरकार ने सूचना विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लोगों को मोबाइल और फ़ोन या वाहन चोरी करने के लिए शिकायत दर्ज की है। इसके लिए आपको नागरिक पोर्टल या नागरिक फर्स्ट पर मोबाइल ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। शिकायत दर्ज करने के बाद 48 घंटे बाद इस भीतर सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, यानी शिकायत जैसे ही दर्ज होगी आपकी उसको संबंधित जांच अधिकारी के द्वारा 48 घंटे के अंदर ही सारी जानकारी इकट्ठा कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, 48 आवर्स के अंदर। अब क्या बोले सूचना विभाग ने क्या बोला, वहाँ की गुजरात की सूचना विभाग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, तो गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई सुविधा के बाद सूचना विभाग द्वारा एक बयान जारी किया गया है दोस्तों। प्रदेश की जनता के लिए राज्य सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है। आम लोग घर पर बैठे फ़ोन या कंप्यूटर मोबाइल वाहन चोरी दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है EFIR। ठीक है, ये सूचना विभाग ने ये बातें आपको बताई। तो क्या है यह प्रक्रिया और शर्त, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुविधा के तहत वाहन चोरी के संबंध में EFIR की सेवाएं केवल उन मामलों में लागू होंगी जब आरोपी अज्ञात हों। ठीक है दोस्तों, यह जो FIR दर्ज होगा, EFIR दर्ज होगा दोस्तों, ये तभी मतलब कि FIR दर्ज होगा जब चोरी करने वाला क्या हो, आरोपी जो हो वो अज्ञात हो, जिसके बारे में पता ना हो। ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं कि आपके कोई फ्रेंड ही कोई या फिर कोई रिश्तेदार या कोई अगल बगल के लोग चोरी किए हैं, आप जानते हैं कि वही चोरी किए हैं, तब इन सब पर फालतू आप FIR नहीं करा सकते दोस्तों। अगर आपको जो चोर है या फिर जो आरोपी है वो अज्ञात है तभी आप इस पर FIR दर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चोरी के दौरान जो पीड़ित को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ हो, यानी जब चोरी किया गया हो तब उस टाइम अगर जो पीड़ित है यानी जिसकी चोरी हुई है गाड़ी या उस पर कोई मतलब कि शारीरिक नुकसान ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, शिकायतकर्ता को नागरिक पोर्टल या मोबाइल पर ऐप खुद को पंजीकृत करना होगा, यानी इस पोर्टल को जो शिकायत करता है उसको खुद को पंजीकृत करना होगा दोस्तों। चोरी के बारे में विवरण भरना होगा, फिर उसको चोरी के बारे में क्या करना होगा, अपना विवरण देना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर 5 दिन के बाद कार्रवाई हो जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि अगर FIR दर्ज करने के 5 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बताया गया कि शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद EFIR की प्राथमिकी में बदला जाएगा। यदि शिकायतकर्ता को संबंधित थाने का पता नहीं है तो शिकायत शहर जिले के पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भेजी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वारदात की जगह करना होगा मुआयना, यानी जो भी अधिकारी होंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर उस जगह पर मुआयना करना होगा दोस्तों, और उसके जो भी वारदात किया गया है उसके बारे में पता लगाना होगा, खोजबीन करना स्टार्ट कर देनी होगी, संज्ञान में लेना होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो उनको जो भी अधिकारी होंगे उन पर केसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 68 फिल्म अवार्ड, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है 68 उसके सेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो एडिशन है। ठीक है दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड 68 एडिशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो अजय देवगन है उनको तीसरी बार मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 68 एडिशन में अजय देवगन हैं, उनको दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये पाने वाले तीसरी बार ये पा चुके हैं ये अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो
इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 10 सदस्यीय जूरी का नेतृत्व करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल ये टल गया था, ठीक है। ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है दोस्तों, ये कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल टल गया था। अजय देवगन जी को तानाजी के लिए दोस्तों इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाए हैं दोस्तों, और सुराराई पोटरू के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। ये दो लोग मतलब कि दोनों लोग बेस्ट एक्टर के अवार्ड पाए हैं दोस्तों। तानाजी के लिए अजय देवगन जी और सुराराई पोटरू के लिए सूर्या को, जो साउथ फिल्म एक्टर हैं दोस्तों, उन्हीं को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। इसमें इससे पहले मई में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। इससे पहले जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह मई में आयोजित किया गया था दोस्तों, लेकिन पिछली बार कोरोना महामारी की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, इसे टाल दिया गया था। इसमें कुछ महीने की देरी हुई। विजेताओं के नाम की घोषणा 22 जुलाई को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में की, ठीक है दोस्तों। 22 जुलाई को दिल्ली में इसको घोषणा किया गया दोस्तों, इस अवार्ड के सिलेक्टेड लोगों को, ठीक है दोस्तों। ANI के अनुसार फिल्म निर्माता विपुल शाह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 10 सदस्यीय जूरी का नेतृत्व करेंगे दोस्तों। अन्य सदस्यों में सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी और GS भास्कर, अभिनेता श्रीलेख मुखर्जी, A कार्तिक राजा, VN आदित्य, VG थम्पी, संजीव रतन, S थंगदुरई और निशिगंधा शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए दिया गया और अजय देवगन जी को तानाजी के लिए दिया गया है दोस्तों। तो हम इस पूरी लिस्ट को देखते हैं दोस्तों, जितने भी विनर हैं उनकी लिस्ट को देखते हैं दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी दोस्तों, तो सुराराई पोट्रू थी दोस्तों, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुराराई पोट्रू के लिए सूर्या और तानाजी के लिए अजय देवगन जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो दोस्तों अपर्णा बालमुरली और जो सुराराई पोट्रू में फिल्म अभिनेत्री थी दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो दोस्तों बीजू मेनन और अयप्पन कोशियम, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले की बात करें दोस्तों तो सोरोराई जो पोट्रू मूवी थी उसने ये अवार्ड जीता है दोस्तों। इस तरह से बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड इसी को गया है, ठीक है दोस्तों। सोरोराई पोट्रू को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड तो दोस्तों मनोज मुंतशिर को फिल्म सयाना के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो संजय दत्त, राजीव कपूर स्टारर फिल्म तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड संजय दत्त और राजीव कपूर स्टारर फिल्म तुलसीदास जूनियर को मिला है दोस्तों। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो बीजू मेनन को मलयालम फिल्म बीजू मेनन की जो मलयालम फिल्म थी AK अयप्पन कोशियम के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के नेशनल अवार्ड मिला है दोस्तों। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर्स लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली की फिल्म जो थी शिवरांकियम इनुम सिलई पेंगुलम के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर्स के लिए मिला गया है दोस्तों, ठीक है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर्स को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट मिला है दोस्तों। बेस्ट कॉस्ट्यूम की बात करें तो बेस्ट कॉस्ट्यूम में दोस्तों अजय देवगन काजोल स्टारर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो AK अयप्पन कोशियम मलयालम के लिए मिला है दोस्तों। सचिदानंद KR को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें तो मराठी फिल्म सुमी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट मेल प्लेबैक की बात करें तो सिंगर राहुल देशपांडे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है दोस्तों। बेस्ट हरियाणवी फिल्म की बात करें तो दादा लक्ष्मी को, ठीक है दोस्तों। बेस्ट तेलुगु फिल्म की बात करें तो दोस्तों कलर फोटो को बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो बेस्ट तेलुगु फिल्म कलर फोटो, ठीक है दोस्तों। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो विशाल भारद्वाज को फिल्म 1232 किलोमीटर मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है दोस्तों। बेस्ट किताब की बात करें तो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा द अवार्ड लॉन्गेस्ट किस को दिया गया है दोस्तों, लॉन्गेस्ट किस को, ठीक है। इस किताब को दोस्तों बेस्ट किताब का अवार्ड मिला है। बेस्ट फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो दोस्तों बेस्ट फ्रेंडली स्टेट में नेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश की दिया गया है दोस्तों। वही इस कैटेगरी में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो फर्स्ट इंडियन फेंसिंग वुमेंस लीग की बात करेंगे दोस्तों। इसका जो आयोजन है दोस्तों तो ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 जुलाई को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। महिलाओं को अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है दोस्तों। इसके 3 चरण हैं। तीनों चरणों में 29 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ये 3 चरण में 29 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये मतलब स्पोर्ट्स चलेगा दोस्तों, ये गेम चलेगा, ठीक है, ये लीग चलेगी दोस्तों। ये 3 चरण में होंगे। 20 राज्यों से 300 से अधिक महिलाओं ने कैडेट अंडर 17, जूनियर अंडर 20, सीनियर
सीनियर अंडर 13 के ऊपर श्रेणियों में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपियन और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स की एथलीट भवानी देवी सीनियर वर्ग सेबर इवेंट में लीग की प्रतिभागी होंगे। ठीक है दोस्तों, जो भवानी देवी हैं सीनियर वर्ग सेबर इवेंट में लीग की प्रतिभागी होंगे। ये तमिलनाडु से खेलती हुई नजर आपको आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके तीन स्टेज में यानी 3 चरण में ये गेम होगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 जुलाई से 29 जुलाई को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भवानी देवी सीनियर वर्ग से तमिलनाडु से खेलेंगी दोस्तों। तो ये जो है भवानी देवी जी वो कहाँ से करेंगी दोस्तों, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा लीग में भाग लेने वाले अन्य TOPC एथलीट में श्रेया गुप्ता जम्मू कश्मीर, वेदिका खुशी छत्तीसगढ़, तनिष्ठा खत्री हरियाणा AP और शीतल दलाल हरियाणा शामिल हैं। प्रतिभागी इम्फाल, औरंगाबाद, गुवाहाटी और पटियाला से साई राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र NCOE को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया वुमेन्स फेंसिंग लीग महिलाओं के लिए एक खुला राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग टूर्नामेंट है दोस्तों। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI पोर्टल के साथ पंजीकृत एवं उनके संबंधित राज्य संघों द्वारा नामित फेंसर्स भी भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 3 चरणों में होगा आयोजन। इसका आयोजन दोस्तों 3 चरणों में होगा। 1 और 2 नई दिल्ली में निर्धारित हैं, जबकि अंतिम चरण पटियाला में होगा। तीनों चरण में लीग के आयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कुल 1.54 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं दोस्तों। प्रत्येक चरण के लिए पुरस्कार राशि 17.10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक चरण के लिए जो पुरस्कार राशि दोस्तों कितना है, 17.10 लाख रुपए। ठीक है, और टोटल जो खेल प्राधिकरण द्वारा जो कुल मतलब मंजूरी दी गई है दोस्तों 1.54 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों। पिछली प्रतियोगिता में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग युवा महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट, खेलो इंडिया महिला कुश्ती राष्ट्रीय टूर्नामेंट, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 और साथ ही अंडर 17 खेलो इंडिया गर्ल्स शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये सब गेम्स इस लीग में शामिल है। ठीक है दोस्तों, पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग सोमवार से तालकोटरा, ये तो आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से कुल 1.54 करोड़ रुपए ये दिया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक चरण के लिए 17 लाख रुपए अधिक निर्धारित है। इस योजना में भाग लेने के लिए 20 राज्यों से 300 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, सारी वही सब बातें हैं जो दोस्तों मैंने फर्स्टली आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ओके बाय, गुड नाइट दोस्तों।